Hello everyone, a very good afternoon and very welcome all of you to this session and आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा लेक्चर 2 है। ये लेक्चर 2 है टीचिंग एप्टीट्यूड का। एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस किया था। बिकॉज वो सबसे ज्यादा, अगर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे वहां से पूछे गए थे इस बार के एग्जाम में। अब जो सेकंड मोस्ट आज टॉपिक है हमारे एग्जाम में वो है ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो आज के सेशन में हम सारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, बी इट ब्लूम, बी इट गैगने, बी इट सिम्पसन, बी इट सोलो टैक्सोनॉमी। सो यस, बिफोर वी प्रोसीड एक बार मुझे बता दो दैट वॉइस, वीडियो, पीपीटी, एवरीथिंग इज क्लियर? बिल्कुल ठीक है, आवाज, वीडियो, पीपीटी, एंड हम स्टार्ट करें इस सेशन को। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? सपना एक बार प्लीज रिफ्रेश करो अपने साइड से। हाँ जी, ऑल फाइन, प्लीज लेट मी नो सो दैट हम स्टार्ट कर सकें इस सेशन को जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे। एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड आई होप आप सब भी बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो आज जैसा कि यू नो हमें नोटिफाई किया गया था, आज हमारा रिजल्ट डे है। तो यस, हम रिजल्ट का तो वेट कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि पढ़ाई भी साथ साथ करते चलो। देर आर मेनी अदर रीजन जिसकी वजह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। यूजीसी नेट का तो हमारा एग्जाम होगा जून में, बट इसके अलावा देर आर मेनी अपकमिंग वैकेंसीज जो लाइंड अप हैं, जिनके बारे में आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको जल्द ही इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट मेनी अदर अपकमिंग वैकेंसीज। तो इसलिए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और एक बात बिल्कुल आप सबको पता होगी, जिनको नहीं पता है, मतलब पता सभी को होती है, बट कई बार होता है ना कि वो हम उसको थोड़ा सा भूल जाते हैं। दैट इज कि जो हम मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है हमारी। तो आप जो अभी मेहनत कर रहे हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मिलेगा। यूजीसी नेट जो कि जून में है उसमें तो डेफिनेटली मिलेगा, बट इसके अलावा जो आपके अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जो आपके पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर कि सारे सेशंस आपको अटेंड करने हैं, सारे आपको सेशंस देखने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है? यस, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड क्लास के नोटिफिकेशंस कहाँ से मिलेंगे? तो क्लास के, अगर आप यूट्यूब नोटिफिकेशंस की हम बात करें तो यूट्यूब की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी हमारे, एज वेल एज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जब प्रेस करते हो ना, तो वहां पर भी आपको फिर सारी नोटिफिकेशन हमारे क्लास की मिल जाती है। सो यस, वॉइस इज वेरी लो। ओके, किस किस को आवाज बहुत लो लग रही है प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करो, क्या आवाज बहुत लो है? हाँ जी, सो यस, वील क्विकली स्टार्ट विद दिस सेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 टैक्सोनॉमी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में, जो कि होगा ब्लूम। ब्लूम तो इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा जो और क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में यूजीसी नेट में हमसे पूछे जा रहे हैं, वो पूछा जा रहा है ऑन सिम्पसन्स, गैगने एंड सोलो। तो ये सब कुछ आज के सेशन में होगा, थ्योरी होगी। वॉइस क्लियर है? सेकेंड हाफ में आप कर सकते हो एक्सपेक्ट कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका। अब देखो रिजल्ट कब मिलेगा, आप उसको हमारे ऊपर छोड़ दो। जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा, वी प्रॉमिस कि विद इन 2-3 या 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, हम आपको लाइव वीडियो के थ्रू बताएंगे कि आपका रिजल्ट आ चुका है। सो आपको बस सिर्फ वेट करना है। और यस, बेल आइकन जब आप प्रेस करते हो ना, तो नोटिफिकेशंस आपको मिलने लग जाती है, तो आपको नोटिफाई हो जाएगा पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के तरफ से कि आपका रिजल्ट आ गया है। चलें अभी हम पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है? चले, वॉइस इज फाइन, आवाज मेरी ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा एक बार वॉल्यूम अपने साइड से बढ़ा के देखो, ईयरफोन लगा के देखो। एंड यस, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड हम शुरू कर लेते हैं अपने सेशन को। बट सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे हमारा होमवर्क। 2001 में जो आपका टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, या आप बोल सकते हो प्रिसाइजली कॉग्निटिव डोमेन का जो हमारा टैक्सोनॉमी है, उसका सीक्वेंस, ये आपसे मैंने होमवर्क में पूछा था। मेजॉरिटी हैव गिवन द करेक्ट आंसर, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेजॉरिटी ने इसका आंसर सही दिया है। जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं हर क्लास के एंड में क्वेश्चन देती हूँ, तो मेक श्योर कि आप उसके भी मुझे आंसर किया करो कमेंट में, सो दैट हम थोड़ा और कनेक्ट हो सके। अब देखो, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सबसे पहला रिमेम्बरिंग होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होता है, देन अप्लाइंग, देन यू हैव एनालिसिस, और फिर लास्ट होगा आपका इवैल्यूएटिंग। इसके
लिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, चले नेक्स्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव से. देखो 4 आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं, मेन, गैग्ने, ब्लूम, सिम्पसन, सोलो, जो कि अभी मैंने आपको बताया. लेकिन अगर हम जनरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, मतलब जो आपकी टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 4 होते हैं. टीचिंग किस लिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो हर एक टीचर का जो एम होता है वो होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का पूर्ण विकास, है ना. टीचिंग जब भी हम करेंगे तो हमारा एम होता है कि बच्चे का पूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, है ना. सो अगर हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 4 पॉइंट्स आ जाएंगे. सबसे पहला कि हम बच्चे की नॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं. पहला टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होगा कि नॉलेज डेवलप हो जाए, बच्चे का ज्ञान डेवलप हो जाए. दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जब हम टीचिंग करते हैं कि उसका एटीट्यूड डेवलप हो, अभिवृत्ति जिसको हिंदी में बोलोगे आप एज अ टीचर चाहोगे कि उसके स्किल्स डेवलप हो जाएं, है ना. सो ये मेन हमारा फोकस होता है कि जब भी हम टीचिंग कर रहे होते हैं बच्चे का हम चाहते हैं पूरा विकास हो, पूरा डेवलपमेंट हो, नॉलेज डेवलप हो उसकी, उसके एटीट्यूड एज वेल एज उसके स्किल्स को डेवलप करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है. ये तो है, ठीक है. तो अगर हम उसको बात करें तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स में ये आ जाएगा आपका जनरल ऑब्जेक्टिव कि बच्चे के एटीट्यूड के अंदर चेंज आए, बिहेवियर, वो कोई काम कैसे कर रहा है उसके अंदर चेंज आए, नॉलेज एक्वायर करे और उसकी स्किल्स के अंदर चेंज आए. तो ये तो हमारे जनरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको 4 अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है एज पर ब्लूम, गैग्ने. तो हम एक एक करके सारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लूम की, इनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम. और जो हमको ब्लूम का ऑब्जेक्टिव मिला है सबसे पहले वो 1956 में मिला था. ठीक है. और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ब्लूम ने जो अपना ऑब्जेक्टिव बनाया था वो डिराइव था फ्रॉम महात्मा गांधी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव. महात्मा गांधी ने बोला था कि जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होता है, उसका एम क्या होता है कि बच्चे का पूरा विकास हो सके. बच्चे को हम जब एजुकेट करें तो मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बच्चे को नॉलेज मिल गई, मतलब बच्चे का सिर्फ हेड डेवलप हो गया. महात्मा गांधी कहते हैं अगर एजुकेशन मिल रही है तो बच्चे के हेड भी डेवलप हो, बच्चे का हार्ट भी डेवलप हो और बच्चे का हैंड भी डेवलप हो. मतलब महात्मा गांधी ने बोला कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे के 3H को डेवलप करना. ठीक है. यहीं से ब्लूम ने अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए. तो ब्लूम ने बोला कि देखो टीचिंग भी तो हम किस लिए करते हैं? बच्चे को एजुकेट करने के लिए. एजुकेशन का जो टीचिंग है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट. तो जब हम टीचिंग करेंगे तो हमारा भी मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बच्चे के 3H को डेवलप करना. तो जो ब्लूम ने अपना टैक्सोनॉमी दिया, मतलब टीचिंग का टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन हिंदी में क्या होगा? वर्गीकरण. तो जो ब्लूम ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, टीचिंग के टैक्सोनॉमी दिया, तो उसने बोला कि हम बच्चे का हेड डेवलप करेंगे, वो किस में आएगा? हमारा कॉग्निटिव डोमेन में आएगा. टीचिंग के भी उसने बोला 3 क्लासिफिकेशंस होंगे, 3 टैक्सोनॉमी होगी. सबसे पहला होगा कॉग्निटिव डोमेन, जहां पर हम बच्चे के हेड को डेवलप करने की बात कर रहे हैं. दूसरा हमारा जो टैक्सोनॉमी होगा वो होगा इफेक्टिव डोमेन, जहां पर हम बच्चे के हार्ट को डेवलप करेंगे. एंड हमारा जो थर्ड डोमेन होगा वो होगा साइकोमोटर, जहां पर हम बात करेंगे बच्चे के हैंड को डेवलप करने की, मतलब बच्चे के अंदर हम स्किल्स डेवलप करने की बात करेंगे. तो ब्लूम ने हमें 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए टीचिंग के, 3 टैक्सोनॉमी या 3 क्लासिफिकेशन दिए कि जो हमारा पूरा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. ये किससे इन्फ्लुएंस था? ये महात्मा गांधी के टीचिंग ऑब्जेक्टिव से इन्फ्लुएंस, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव से इन्फ्लुएंस था, जिसमें आपका आता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमसे रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछी गई थी. ये आपसे 2022 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एंड 2023 में भी क्वेश्चन आया था. तो उसको जानने से पहले, क्वेश्चन को जानने से पहले एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ब्लूम टैक्सोनॉमी हम इसको क्यों बोलते हैं, हम इसको ब्लूम के नाम से क्यों जानते हैं? क्या इसको सिर्फ ब्लूम ने बनाया था? आंसर है नहीं. यहाँ ये जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी है ये कुछ कमिटी ऑफ एजुकेटर्स ने बनाया था. ठीक है, कुछ टीचर्स की समिति थी, उन्होंने बनाया था. लेकिन क्योंकि ब्लूम जो थे उनके चेयरपर्सन थे,
इसलिए इस टैक्सोनॉमी को हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, वो उसके चेयरपर्सन थे इसलिए इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। वैसे जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, ठीक है, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो तो ब्लूम ने हमें दिया है, लेकिन जो हमारा इफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है ये किसने दिया है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया था। जो मैं आपसे बोल रही थी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2022 एंड 3 में, तो नाम पे भी आया है कि इफेक्टिव डोमेन किसने दिया है। ऐसे भी आ सकता है कि नाम लिखा हो और बोला हो इन्होंने जो टैक्सोनॉमी दी थी उसको सीक्वेंस में अरेंज करो, ठीक है। हाँ जी, सो आपका अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम बात करें कि आपके अलग अलग जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसने किसने दिए थे, इफेक्टिव डोमेन किसने दिया था, तो इफेक्टिव डोमेन हमको दिया था कार्थवोल ने, ठीक है। जबकि साइकोमोटर डोमेन हमको किसने दिया है, लिखोगे आप इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनीता हैरो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी, लेट मी नो। इफेक्टिव डोमेन जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमें कार्थवोल ने दिया है, एंड लास्ट आपका जो साइकोमोटर डोमेन है वो हमें किसने दिया है, अनीता हैरो। सो नाम हमें याद होना चाहिए। वैसे यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट स्लाइड में कि आपका जो ब्लूम का ऑब्जेक्टिव है वो बेंजामिन ब्लूम के नाम से पड़ा, जो कि चेयरपर्सन थे कमिटी ऑफ एजुकेटर्स के। उन्होंने हमें 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए। यहाँ पर आपका कॉग्निटिव डोमेन जो हेड से रिलेटेड है, साइकोमोटर जो डोमेन जो आपके हैंड से रिलेटेड है, एंड इफेक्टिव डोमेन। तो हमें ये याद होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ब्लूम के वर्गीकरण पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंजामिन ब्लूम इज एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव डोमेन, डेविड कार्थवोल इफेक्टिव डोमेन, अनीता हैरो विद साइकोमोटर डोमेन। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नोटेड? यस, तो छोटे छोटे से नोट्स बनाते आप चलोगे। ओके, चले अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट डोमेन जो कि है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो ये माइंड से रिलेटेड है, नॉलेज बेस्ड डोमेन है आपका। और यहाँ बात होती है कि हम नॉलेज कैसे या माइंड कैसे डेवलप करेंगे। तो इस डोमेन के भी अपने सब लेवल्स हैं या सब क्लासिफिकेशन है। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो ब्लूम का हमने डोमेन देखा कि इसमें सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन आता है, फिर इफेक्टिव आता है, फिर साइकोमोटर। तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। एंड इसमें जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है ना वो भी फर्दर लेवल्स में डिवाइडेड है। वो कितने लेवल्स हैं? 6, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है नॉलेज लेवल। ब्लूम के डोमेन में सबसे पहले आता है आपका नॉलेज लेवल। नॉलेज मतलब बच्चे को यहाँ पर सिर्फ ज्ञान मिलेगा, उसको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चे को एप्पल ABCD पढ़ाया, कुछ चीजें रटा दी हमने उसको कि A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, तो उसको नॉलेज मिल रही है जहां पर बच्चा सिर्फ चीजों को रट लेगा। जब आप उससे पूछोगे तो वो आपको बता देगा। तो यहाँ रोट लर्निंग होती है नॉलेज लेवल में। अब जब हमने उसको रोट लर्निंग दे दी है तब हम उसको समझ देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा, आपका क्लासिफिकेशन, वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। बच्चे को अब हम समझ देंगे। इसके बाद आएगा समझ के बाद अप्लाइंग या एप्लीकेशन, कि बच्चे को अब यहाँ पर एप्लीकेशन मिलती है। जो चीज उसने समझी है अब वो उसको अनुप्रयोग कर पा रहा है, कहीं पर उसको यूज कर पा रहा है। नेक्स्ट आफ्टर एप्लीकेशन होता है आपका अप्लाई एनालिसिस, एनालिसिस होता है वो विश्लेषण करके उसके सारे पार्ट्स को समझ पाएगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस, संश्लेषण होता है कुछ नया बना पाना। और लास्ट है आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। तो अगर हम याद करें, क्योंकि आपसे सीक्वेंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी दे दी जाएगी, क्लासिफिकेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा आप सीक्वेंस में लगा दो इसको। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो कैसे हमें याद रखना है, छोटा सा एक्रोनिम है KCA2SE, कॉग्निटिव डोमेन का। इसको याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में हमसे जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर ब्लूम टैक्सोनॉमी में सीक्वेंस पूछा जाता है। तो
तो सबसे पहला होगा नॉलेज। देखो नॉलेज में होता है कि हमने बच्चे को सिर्फ क्या दे दी है, नॉलेज दी है, बच्चे को ज्ञान है, बच्चे ने रटा है, अभी उसको वो समझ में नहीं आया है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी चीज पढ़ा रही हूँ, मान लो कि अभी ये मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैंने आपको कुछ नाम बताए कि कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है, साइकोमोटर होता है, रट लोगे तो अभी नाम पता है आपको, है ना। तो नाम पता है, नॉलेज डोमेन है, आपने रट लिया है उसको, दैट इज योर नॉलेज डोमेन। इसके बाद होता है आपका इफेक्टिव डोमेन, और इफेक्टिव डोमेन इसके बाद आपको मैं बताऊंगी भाई इफेक्टिव डोमेन होता है, सब होता है। तो सबसे पहले नॉलेज है, आपने चीजों को रोट लर्निंग करी हुई है। अब इसके बाद होता है सी फॉर कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर आप समझोगे चीजों को कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, राइट। देन आपका जो एक ए होता है एप्लीकेशन, जब हम समझ जाएंगे तभी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने इजी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम यूज कर पाएंगे। मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो, आपने पहले टेबल को रटा है, फिर टीचर आपको समझाएगा 2 into 1 2 क्यों हुआ, तो आपने जब उसको समझ लिया तो आप एप्लीकेशन कर पाओगे उसका। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे, अगर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, दैट इज एप्लीकेशन लेवल। ठीक है, अभी एप्लीकेशन लेवल के बाद आपका होता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब जब हम कोई चीज कर लेते हैं तब हम उसके अलग अलग पार्ट्स को समझ पाते हैं ज्यादा अच्छे से, कैसे चीजें आपस में रिलेटेड हैं समझ पाएंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन के सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे कि अगर 2 into 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 + 2, 2 बार 2, है ना। अगर हम इसको लिख दे 2 into 5 तो इसका मतलब है 5 बार 2, राइट। तो एनालिसिस है कि हम पार्ट्स को अच्छे से समझने लग जाते हैं। जब हम कोई चीज करेंगे, करके देख लोगे तब आपको उसके पार्ट्स समझ में आएंगे ज्यादा अच्छे से। एंड नेक्स्ट इज ब्लूम के अंदर नेक्स्ट होता है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्रिएट कर पाना, सिंथेसिस मतलब कुछ क्रिएट कर पाना। जब आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, आप उस अच्छे से उस कॉन्सेप्ट के हर एक पार्ट को जानते हो, तभी आप क्या करोगे, कुछ नया बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए कोई क्वेश्चन बनाओ मल्टीप्लीकेशन पे, तो आप उसको बना पाओगे बहुत अच्छे से जब आप खुद मल्टीप्लीकेशन को बहुत अच्छे से समझते हो, है ना। तो नेक्स्ट आपका होगा सिंथेसिस, क्रिएट, और फिर इवैल्यूएशन होता है जहां पर हम जज कर पाते हैं। ठीक है, जज कर पाना दैट मीन्स कोई नॉलेज अगर आपके सामने है तो वो सही है, वो गलत है, क्या सही है इसमें, क्या गलत है, दैट इज जजमेंट, वो लास्ट होता है। क्लियर है? हाँ जी, लेट मी नो, इज इट क्लियर एवरीवन? आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूजा, रिफ्रेश फ्रॉम योर साइड। हाँ जी, तो अभी ये याद रहेगा क्योंकि आपसे सीधा सीक्वेंस पूछ लेगा, और जैसे मैंने भी आपको होमवर्क में भी कराया था। तो अभी तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 1956 वाला पढ़ रहे हैं। मैंने आपको होमवर्क में 2001 वाला दिया था, तो सीक्वेंस पूछेगा, इसलिए हमें सीक्वेंस बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्लूम का टैक्सोनॉमी, जो कि हमको कब दिया गया था, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये 1956 वाला था, KC A2SE। इसको रिवाइज किया गया कब, 2001 में। और जो आपका टैक्सोनॉमी है यहां पर इसको चेंज कर दिया गया वर्ब फॉर्म में। वर्ब मतलब डूइंग, कि हम अलग अलग लेवल में क्या कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे आपके ब्लूम के ऑब्जेक्टिव को 2001 में रिवाइज किया गया। जैसे अगर आप नॉलेज लेवल पे हो तो क्या कर रहे होते हो, चीजों को याद कर रहे होते हो, है ना, तो दैट इज रिमेंबर। याद हो गया कि आप यहाँ पर चीजों को रिमेंबर कर रहे हो। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो जब हम कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे होते हैं तो हम चीजों को समझ रहे होते हैं, तो वो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेवल पे आप चीजों को अप्लाई करोगे तो दैट इज अप्लाई। फिर हो गया एनालाइज करना। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके 2001 में था, इवैल्यूएशन को उन्होंने सिंथेसिस से पहले रखा और सिंथेसिस को ऊपर रखा। सिंथेसिस लेवल में हम क्या कर रहे थे, कुछ नया बना रहे थे, कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। तो क्रिएट हमारा टॉप मोस्ट हो गया 2001 में, और इवैल्यूएशन उसके नीचे आ गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ओके, ब्राइटनेस, मैं एक मिनट मुझे टाइम दो, मैं बता रही हूं।
हाँ जी, बेटर, अभी थोड़ा बेटर है। चलो मैं यहां पर लिख भी देती हूं आपको, अगर इन केस आपको नहीं दिख रहा है तो पहला होगा रिमेंबर, नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन लेवल में हम क्या करते हैं, समझते हैं, तो दैट इज अंडरस्टैंड। इसके बाद एप्लीकेशन लेवल पे आप क्या कर रहे होते हो, अप्लाई, एनालिसिस लेवल पे विश्लेषण कर रहे होते हो, दैट इज एनालाइज, नेक्स्ट इवैल्यूएट। 2001 में क्या कर दिया गया, इवैल्यूएशन को सेकंड लास्ट पे ला दिया गया, तो ये इवैल्यूएशन होगा और सबसे ऊपर होता है हमारा क्रिएट। अभी क्लियर है? हाँ जी, अभी क्लियर है। रिजल्ट्स कब तक आएंगे, रिजल्ट्स आपके सेकेंड हाफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वील बी नोटिफाइंग, हम आपको बता देंगे, नोटिफाई कर देंगे, तो परेशान बिल्कुल मत हो, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। हाँ जी, यस, क्लियर। चलो, सो ये तो हमारे कॉग्निटिव डोमेन हेड माइंड की बात थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनमें से कौन सी लेवल इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग, रट के कौन सा आप अधिगम करते हो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग? लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल होगा रिमेम्बरिंग, है ना, पहला नॉलेज होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा नॉलेज को 2001 में क्या कर दिया, वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कि नॉलेज में हम क्या कर रहे हैं, चीजों को रट रहे हैं, दैट इज रिमेम्बरिंग। यहाँ सिर्फ हम चीजों को रटे होते हैं, हमें अभी समझ नहीं लगती है। समझ कहाँ लगेगी, नेक्स्ट लेवल में, जो कि है हमारी कॉम्प्रिहेंशन, या जिसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका था ए। अब हम आते हैं इफेक्टिव डोमेन पे, जो कि है हमारा इमोशन बेस्ड डोमेन। अब देखो, लर्निंग हमेशा ये नहीं होती कि हमने बच्चे को नॉलेज दे दी। जब हम बच्चे को लर्न कराते हैं या जब बच्चे को सिखाते हैं, तो बच्चे का एटीट्यूड भी डेवलप होता है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो बच्चे का हार्ट भी डेवलप होता है। और उसको रखा किसके अंदर, इफेक्टिव डोमेन के अंदर रखा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। किसने दिया था इसको, कार्थवोल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। इफेक्टिव डोमेन के अंदर कितने लेवल्स हैं, 5 लेवल्स। कैसे याद रखोगे 5 लेवल्स को, R2VOC, मतलब क्या है R2VOC का, सबसे पहले आता है रिसीविंग। अब देखो, रिसीविंग मतलब ये हो गया कि आप कोई भी जब एटीट्यूड सीखते हो, तो आप पहले उसको कहीं ना कहीं से देख रहे होते हो, आपने कहीं से रिसीव किया होता है, किसी को करते हुए देखा होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कि कोई भी छोटा बच्चा अगर आपके घर में होगा और वो कोई भी काम कर रहा है, कोई भी हरकत कर रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसने कहाँ से सीखा होगा, ये कहाँ देखा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, तो माय सन इज अभी 1 ईयर एंड 5 मंथ्स का, और आजकल वो हर चीज में हाथ चलाना सीख रहा है, वो हर चीज में मारना सीख रहा है, मतलब कुछ भी होता है अगर उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो हाथ चला देता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आई वॉज डिस्कसिंग उसकी नानी से कि ये कहाँ से सीख रहा है। मैंने पूछा जो केयर टेकर है उसकी, कि ये कहाँ से सीख रहा है, इसको मारना कहाँ से सिखाया जा रहा है, क्योंकि ना मैं मारती हूँ उसको, ना उसके पापा मारते हैं, कोई और है नहीं घर में इसके अलावा, तो ये सीख कहाँ से रहा है ना। तो हम सबसे पहले, हमारा क्वेश्चन क्या होता है, हम ये नहीं सोचते हैं कि इसको आता होगा, क्योंकि अभी उसको कुछ नहीं आता है, वो जो हमसे देखेगा, जो हमसे सुनेगा, वही सीखेगा, है ना। तो एटीट्यूड सबसे पहले बच्चा रिसीव करके सीखता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका, वो क्या होता है, वो होता है रिस्पॉन्ड करना। हमें पता है कि जैसा हम करते हुए देखेंगे वैसा ही हम करेंगे। जैसे एक बच्चा छोटा, अगर वो देख रहा है किसी को कुछ करते हुए, तो वैसा ही वो करेगा, ठीक है। एटीट्यूड ऐसे ही हमारा डेवलप होता है। तो हमने करते हुए देखा और हमने उसी को वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अभी नेक्स्ट होगा कि जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। वैल्यू समझ में आना मतलब अच्छा बुरा तो लगेगा ना, कि आपको वो करके खुशी मिल रही है या आपको वो करके खुशी नहीं मिली। वैल्यूइंग होती है कि वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है
ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब व्यवस्थित करना। अब आप जब कोई चीज आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको और अपने अंदर फिट करते जाओगे, मतलब आप बार बार हर एक सिचुएशन में वैसा करोगे जो आपको अच्छा लगा, और जो नहीं अच्छा लगा उसको अवॉइड करोगे। मान लो आपने घर में कोई अच्छा काम किया और आपको शाबाशी मिली, तो अगली बार वो करने की कोशिश करोगे ना। हर कोई करने की कोशिश करता है कि अच्छा मुझे शाबाशी मिली थी, तो फिर और कोई चीज करके आपको नहीं अच्छा लगा तो आप फिर उसको अवॉइड करने लग जाओगे। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर जो अच्छा लग रहा है उसको आप रखते हो अपने वैल्यू सिस्टम में, और जो नहीं अच्छा लगता उसको क्या करते हो, अवॉइड करते हो। एंड लास्ट फिर आपका क्या होता है, यही आपका कैरेक्टर बन जाता है। इसको कैरेक्टराइजिंग बोलते हैं। मतलब ये हमारा कैरेक्टर बन गया। अब हर एक सिचुएशन पे ऐसा नहीं है कि हम सोच सोच के चीजों को करेंगे। अब आपके जब कैरेक्टर बन जाता है, आपकी वैल्यू सिस्टम बन जाता है, तो कोई सिमिलर सिचुएशन आपके सामने हुई तो आपने उसको अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम एटीट्यूड सीखते हैं। आई होप क्लियर हो गया सबको। इतने सारे कैसे याद रखें, मिक्स हो जाता है, कभी कभी नहीं होगा, इसलिए तो मैं हर का एक्रोनिम बता रही हूँ। बहुत आसान होता है, सिर्फ एक्रोनिम रटो और आपको क्या करना है, समझना है। समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको इसी तरह से याद रखना। आर, एक आर का मतलब है रिसीविंग, सबसे पहले प्राप्त करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे, फिर वैल्यू, फिर ऑर्गेनाइज, फिर कैरेक्टराइज। ये आपका सीक्वेंस होगा। आई होप क्लियर है। पीडब्ल्यू ऐप पे मेरी जो पेड क्लासेस होंगी ना, उसका आपको प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। मेरी क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है और उसका आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। यूट्यूब पे मेरी क्लासेस कब होती हैं, तो मेरी यूट्यूब पे क्लास 3 दिन होती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 12 बजे। ठीक है, चलो ये क्लियर है। आगे बढ़े, एक बार आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपका जो इफेक्टिव डोमेन है उसमें सबसे पहले रिसीविंग होता है, ये सबसे लोएस्ट है। फिर हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यू होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, और फिर हमारा कैरेक्टर बन जाता है। क्लियर है? लेट मी नो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। हम मंडे से पढ़ेंगे रेगुलर। चले, अब आते हैं थर्ड डोमेन पे, जो ब्लूम का है हमारा साइकोमोटर डोमेन, एक्शन बेस्ड डोमेन। जो कि ब्लूम ने क्या बोला कि भाई हैंड कोड भी तो डेवलप करना है। मतलब बच्चे को जब हम सिखाते हैं तो हम स्किल्स भी सिखाते हैं। और स्किल्स कैसे सिखा सकते हो आप, तो उसका भी अपना हायरार्की है, उसका भी अपना क्रम है, जिसको हम याद करेंगे। कहीं पर आपको कभी आई मिल जाएगा, कभी ओ मिल जाएगा। ठीक है, आई या ओ होगा। इसके बाद होता है एम पान। ठीक है, तो जनरली इम्पान होता है, कहीं पर आपको ओम पान भी देखने को मिल सकता है। तो 5 आपके लेवल्स होते हैं साइकोमोटर डोमेन में, जो कि है आपके सबसे पहला कि आप कोई भी स्किल अगर सीखते हो, मान लो कि आप सीख रहे हो गाड़ी चलाना, तो ये स्किल आप सबसे पहले क्या करोगे, इमिटेट, जिसको ऑब्जर्व बोलते हैं। मतलब आपने किसी को करते हुए देखा। यहां पर क्वेश्चन आया था आपका 2022 में कि किसी स्किल्ड पर्सन को काम करते हुए देखना, ये ब्लूम के अंदर किस डोमेन के अंदर जाएगा, तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर कौन सा लेवल है, तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर ये वाला लेवल है, विच इज इमिटेट या ऑब्जर्व करना। हम किसी स्किल्ड पर्सन को काम करते हुए पहले देखेंगे। ठीक है, तो आपने पहले उस काम को करते हुए किसी को देखा, और फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट आपका होता है मैन्युपुलेट। मैन्युपुलेट मतलब होता है कि अब हम खुद उस काम को करने की कोशिश करेंगे, या तो मेमोरी मतलब सोच सोच के, या फिर हम इंस्ट्रक्शंस। तो अब मैं दोनों एग्जांपल देती हूँ आपको। आप देखो, गाड़ी चलाना आपने सीखना है तो आपने किसी को देखा होगा। हो सकता है आपने क्लासेस ज्वाइन करी हो ड्राइविंग की, आप घर पे भैया ड्राइव करते हैं, मम्मी ड्राइव करती हैं, तो आपने उनको देखा हो। ठीक है, तो आपने पहले तो किसी को करते हुए देखा जिसको वो स्किल पहले से आती है, और फिर आपने क्या किया, उसको खुद करने की कोशिश करी।
अगर आपको घर पे या आपको ड्राइविंग क्लास में जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो सिखा रहा है तो वो आपको बोलता जाएगा ये करो ये करो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो चुपके से गाड़ी लेके निकल जाते हैं और फिर अपने से सीखने की कोशिश करते हैं। जनरली जो बॉयज होते हैं वो ऐसे करते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हम गाड़ी खुद से लेके निकले हैं तो हम सोच सोच के करेंगे कि पहले क्या किया होगा फिर क्या किया होगा, तो हम उसको सोच सोच के क्या करेंगे, काम को करने लग जाएंगे। तो वो हो गया या तो सोच के करोगे या इंस्ट्रक्शन। अब मुझे बताओ, क्या पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे? नहीं, पहली बार में हम परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये जो हमारा परफेक्शन है ना ये धीरे धीरे आएगा। हम धीरे धीरे प्रिसाइज होंगे, धीरे धीरे क्या होगा, हमारी गलतियां, पहले हम करेंगे कोई काम तो गलती होगी, नेक्स्ट टाइम हो सकता है फिर गलती हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे क्या होगा, प्रिसाइज हम होते जाएंगे। आप बोल सकते हो हमारी गलती हम दूर करते जाएंगे। नेक्स्ट होता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन वो लेवल होती है जहां पर हम क्या हो गए, बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं मतलब अब हमको ये स्किल बहुत अच्छे से आ गई है, अब हम भी उसी तरह से कर सकते हैं जैसा स्किल्ड पर्सन ने हमें करके दिखाया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकुलेशन। एंड नेक्स्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नेक्स्ट होता है साइकोमोटर डोमेन में नेचुरलाइजेशन। मतलब ये हमारी जो स्किल है ना नेचुरलाइज हो गई है। मतलब अब ये स्किल को हमें करने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा है, जैसे हम पहले कर रहे थे तो सोच सोच के कर रहे थे, गलतियां हो रही हैं अभी भी हम सोच रहे हैं कि हमें अगली बार नहीं करना है, इंप्रूव कर रहे हो। अब परफेक्ट हो गए हो, मतलब वो स्किल आपके अंदर इंटरनलाइज हो गई है, बिल्कुल आपके अंदर वो स्किल बस गई है। अब आप नेचुरलाइजेशन के अंदर इंटरनलाइज के साथ साथ कुछ नया भी कर पा रहे हो। जैसे गाड़ी तो चलाना किसी ने सिखाया, लेकिन स्टंट मारना हमने खुद से सीखा, ये हमारा खुद का सिग्नेचर स्टंट है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नेचुरलाइजेशन लेवल के अंदर आता है। क्लियर है? नोटिफिकेशन ऑफ किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो या आप अलार्म लगा लो, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे का 12 बजे। ठीक है, चले, क्लियर है? हाँ जी, तो आप देख सकते हैं आपका जो साइकोमोटर डोमेन है इसमें सबसे पहला इमिटेशन होता है, फिर मैनिपुलेशन, फिर प्रिसिजन, फिर आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो ये आपके 5 लेवल्स हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी तो हमारा हो गया, अच्छे से आप सबने पढ़ भी लिया। और एक बार हम वापस से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एक्रोनिम को देखेंगे बहुत जल्दी से। सबसे पहले जो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आता है वो है कैप। कैप मतलब कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन में जो हमने एक्रोनिम याद किया है वो है KCA2SE। इफेक्टिव डोमेन में जो हमने एक्रोनिम याद किया है वो क्या याद किया है, R2VOC। एंड साइकोमोटर डोमेन में हमने जो एक्रोनिम याद किया है वो है इम्पान। कभी कभी आपको यहाँ पर O भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, ये याद रहेगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चलो, taking class at dentist clinic, so that shows the dedication, great, so great and glad to have learners like this। हाँ जी, तो क्लियर है, ये याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और हमें अगर याद होगा तो हमारे फटाफट से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब चलो देखो, ये आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, मुझे आप बताओ कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। वेरी क्विक एवरीवन, रटा है, बिल्कुल रट लो, और इसको जब आप रट लोगे तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जैसा कि ये वाला है। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। ए, ओके, मैनी सेइंग बोथ करेक्ट, कुछ ने बोला है डी होगा करेक्ट। ठीक है, चलो इसका आंसर हम देखते हैं, एक बार इसको समझते हैं। ब्लूम का जो कॉग्निटिव डोमेन है वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या था हमारा कॉग्निटिव डोमेन, KCAASE। अब यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन हायर लेवल्स होते हैं। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन हायर नहीं होते हैं, यहां से शुरू करते हैं, तो ये तो लोअर लेवल्स हो गए ना हमारे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई।
लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑर्गेनाइजिंग कैरेक्टराइजिंग बिलोंग टू हायर, तो सबसे पहले हम इफेक्टिव डोमेन बनाएंगे। इफेक्टिव डोमेन में हमने क्या देखा? RRVOC, तो हाँ जी, ऑर्गेनाइजिंग कैरेक्टराइजिंग तो ऊपर आया, तो ये हायर लेवल हो गई, ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, आंसर विल बी डी। क्लियर है? तो अगर आप एक्रोनिम याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, डी इज द राइट स्टेटमेंट, बिल्कुल। चलो, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक मिनट, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था और आप सबने किया। अब इसको समझ पाओगे। 2001 में, तो 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारा क्या हो गया था? पहले रिमेंबर हो गया था, फिर अंडरस्टैंड हो गया था, फिर अप्लाई, एनालिसिस, फिर इवैल्यूएट। यहाँ क्रिएट दिया होता तो सबसे हाईएस्ट होता, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये क्वेश्चंस हमारे, ये अभी 2023 का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इफ वी नो द सीक्वेंस, क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। वी आर गुड टू गो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑल कवर्ड। अब हम आते हैं सिम्पसन के ऊपर। तो जो सिम्पसन का हमारा डोमेन है वो सिर्फ, या सिम्पसन की जो ऑब्जेक्टिव है उन्होंने हमें सिर्फ साइकोमोटर डोमेन के लिए दिया था। साइकोमोटर डोमेन मतलब हैंड, या जब हम बच्चे को स्किल्स सिखा रहे हैं तो हम वो स्किल बच्चे को कैसे सिखाएंगे, ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर का वर्ड है। ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन को के अंदर, या सिम्पसन के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो उन्होंने बोला था स्किल्स हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे, उसके 6 सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहला तो बच्चा अवेयर होगा, बच्चे को पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, ऐसी भी कोई स्किल है, तो हम उसको पहले क्या करेंगे? अवेयर करेंगे, पहले उसको पता चलेगा। हम यहाँ पर करके दिखा सकते हैं बच्चे को वो काम। अब बच्चे को खुद करने के लिए हम उस चीज को, उसको तैयार करेंगे। प्राइमिंग, टीचिंग के अंदर एक वर्ड होता है प्राइमिंग, इसके ऊपर भी अभी आपका दिसंबर में क्वेश्चन आया था, उसको हम कवर करेंगे हमारे क्लासेस में। तो बच्चे को आप यहाँ क्या कर रहे हो? तैयार कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट प्राइमिंग इज, विच इज रेडीनेस टू एक्ट। हम काम करने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। फिर उस बच्चे को जब काम करने के लिए तैयार कर दिया तो वो काम भी करेगा, लेकिन अभी गाइडेड एक्शन होगा। गाइडेड मतलब हम उसको गाइडेंस भी देते जाएंगे, बताएंगे ये करो ये मत करो। ठीक है, इसके बाद आपके सिम्पसन में आता है कि जब वो काम करेगा तो बच्चे के अंदर बेसिक प्रोफिशिएंसी डेवलप होगी। बेसिक प्रोफिशिएंसी उसकी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस उसका डेवलप होगा, मतलब वो काम उसको करना थोड़ा बहुत आ जाएगा। नेक्स्ट होता है वो बिल्कुल क्या हो गया है? परफेक्ट हो गया है, और परफेक्ट होने के बाद क्रिएट कर पाएगा कुछ नया। यहाँ पे वो क्रिएटिविटी कर पाएगा, या अपना ओन आप बोल सकते हो, क्रिएटिविटी के साथ उस काम में कुछ न्यूनेस लाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिम्पसन का साइकोमोटर डोमेन। सिम्पसन क्या बोलते हैं कि साइकोमोटर डोमेन, यहाँ बच्चे को जब स्किल सिखाते हैं तो उसका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम उसको करके दिखाएंगे वो चीज, मतलब बच्चा अवेयर होगा। फिर हम उसको करने के लिए वो काम तैयार करेंगे, रेडीनेस टू एक्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? गाइडेड रिस्पॉन्स, बच्चे को काम करवाएंगे और हम उसको गाइडेंस भी देते जाएंगे। अब जब बच्चा वो काम कर लेगा तो उसके अंदर बेसिक प्रोफिशिएंसी डेवलप होगी। बेसिक प्रोफिशिएंसी के बाद वो परफेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा? वो कुछ नया कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिम्पसन का डोमेन। लेट मी नो क्लियर है? स्क्रीन ब्लर है? स्क्रीन तो ब्लर नहीं है, एक बार प्लीज रिफ्रेश करो अपने साइड से ना, आप रेजोल्यूशन बढ़ा के देखो। हाँ जी, क्लियर है। चले, तो हो गया हमारा सिम्पसन का भी डोमेन। अब हम आते हैं गैगने के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है, और गैगने के अंदर हमको ये तीनों चीजें पढ़नी है। कोई एक चीज नहीं पढ़नी गैगने की, बट हमको 3 चीज पढ़नी है। और गैगने ने हमको क्या क्या दिया था? टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम, जो कि हमारा बोल सकते हो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमको गैगने के अंदर उनके लर्निंग भी पढ़ने हैं, और 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो कैसे हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, ये आप लास्ट पढ़ते हो। तो गैगने के अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है, टैक्सोनॉमी या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपको कंडीशन ऑफ लर्निंग और 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें गैगने के, या टीचिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो आपको पता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव कितने में डिवाइडेड है? 3 डोमेन्स में, कॉग्निटिव,
इफेक्टिव साइकोमोटर। तो गैगने बोलते हैं कि जब हम बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन डेवलप करेंगे तो इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। या तो उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप होगी, या तो उसकी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी डेवलप होगी, या फिर क्या डेवलप होगा बच्चे का, वर्बल नॉलेज। क्या होता है मैं समझाती हूं। देखो, माइंड से रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम जो गैगने का है वो भी क्या होगा, माइंड से रिलेटेड होगा। और गैगने क्या बोलते हैं, गैगने बोलते हैं जब हम बच्चे का माइंड डेवलप करेंगे तो 3 चीजें आएंगी। या तो हम उसके अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप कर रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल स्किल होता है एनवायरमेंट से हमें कैसे डील करना है। जैसे मान लो आपके सामने कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कैसे डील करना है, कुछ कोई काम करना है तो उसको कैसे करना है, दूसरों के साथ कैसे डील करना है, ये हमारा होगा इंटेलेक्चुअल स्किल के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, खुद के साथ कैसे डील करना है, हम कोई काम करेंगे तो कैसे करेंगे, हम अपने इमोशंस या हम अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे, ये हमारी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी होती है। जैसे आप कोई भी काम करते हो, आप कोई चीज सीख रहे हो, कोई चीज याद कर रहे हो, तो आपकी खुद की अपनी स्ट्रैटेजी होती है ना, हम ऐसे उस काम को करेंगे। तो ये क्या है, ये आपका कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी के अंदर आ गया। एंड नेक्स्ट है वर्बल नॉलेज, भाषा, लैंग्वेज डेवलप होगी हमारी। तो कॉग्निटिव के अंदर 3 चीजें आएंगी एज पर गैगने, आपका इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव, और आपका आएगा वर्बल नॉलेज। अब इफेक्टिव डोमेन में सिंपली गैगने ने बोला हम एटीट्यूड डेवलप करेंगे बच्चे का, मतलब कोई किसी भी चीज को लेकर उसका एटीट्यूड डेवलप होगा इफेक्टिव डोमेन के अंदर। एंड साइकोमोटर डोमेन को गैगने ने नाम दिया मोटर स्किल का। ठीक है, मोटर स्किल मतलब बच्चे अपनी स्किल्स या अपने जो हैंड्स हैं उससे कुछ काम कर पा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पूरे बॉडी का जो उसका मूवमेंट है उससे कोई काम कर पा रहे हैं, रनिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, तो वो आपके मोटर स्किल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट गैगने का टैक्सोनॉमी, तो गैगने का टैक्सोनॉमी जो भी मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। 3 डोमेन्स होंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इसमें ये 3 चीजें आएंगी एंड बाकी ये 2 होंगे। तो टैक्सोनॉमी पार्ट वी हैव कवर्ड। अब चलते हैं लर्निंग की तरफ। तो गैगने ने कितने लर्निंग दिए हमको, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दिए, 8 लर्निंग गैगने ने बोला होती है। तो लेट्स डिस्कस देम। तो हायरार्की ऑफ लर्निंग कितने लर्निंग दिए, 8। याद कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि है क्या। सबसे जो छोटी लेवल ऑफ लर्निंग होती है वो है सिग्नल लर्निंग। जब आप इसको पढ़ोगे, लर्निंग थ्योरी पढ़ोगे, तो जो पावलोव की लर्निंग थी वो सिग्नल लर्निंग में आएगी। पावलोव की लर्निंग क्या थी कि डॉग ने जब बेल की आवाज सुनी तो सलाइवा निकलने लगा, ये एक सिग्नल लर्निंग है। हमने क्या किया, आपको एक तैयार किया या आपको लर्निंग कराई 2 स्टिमुलस को जोड़ के, तो सिग्नल लर्निंग होती है। काइंड ऑफ आप इसको बोल सकते हो नेचुरल होती है। और सिग्नल लर्निंग में सिंपली एक सिग्नल के थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता होता है रेड लाइट से रुकना है, ग्रीन लाइट से क्या करना है, हमें चलना है, ये सब सिग्नल लर्निंग में आएगा। दैट मीन्स हम कोई सिग्नल देख रहे हैं, कोई संकेत देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। सिग्नल लर्निंग के बाद आता है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जब लर्निंग पढ़ोगे तो जो आपकी स्किनर की थ्योरी है वो आपकी इसके अंदर आएगी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के अंदर। क्या है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बेसिकली कि हमने कोई काम किया, उसकी प्रतिक्रिया हमें क्या मिली, हमने कोई काम किया उसको करके हमको पनिशमेंट मिली या रिवॉर्ड मिला, उसके बेसिस पे हमारी लर्निंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉग की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो डॉग ट्रेंड होते हैं ना, अगर उनको बोला जाए स्टैंड या उनको बोला जाए सिट, तो वो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन ये ट्रेनिंग हम कैसे उनको देंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो ट्रेनर होगा, जो उसका मास्टर होगा, उसने ट्रेन किया होगा, उसने बार बार बोला होगा स्टैंड, उसने उसकी जो लीश है उसको खींचा होगा, है ना, जो उसकी चेन है उसको खींचा होगा। और अगर हम बात करें बैठने की, तो उसको बैठाने के लिए बार बार उसको छड़ी से मार के उसने क्या बोला होगा, सिट सिट। तो वो ट्रेंड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद कि हम मुझे ये करना है।
वो सही काम करेगा तो हो सकता है मास्टर ने उसको बिस्किट दे दिया हो, है ना, सही काम नहीं करेगा तो डांट पड़े या उसको मार पड़ी होगी। तो ऐसे करते करते क्या हो गई, डॉग की ट्रेनिंग हो गई, ये आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है गैगने की। नेक्स्ट आता है हमारा चेनिंग। नाम भी है चेनिंग और काम भी वही है कि कड़ी बनती जाती है, चेन बनती जाती है। मतलब हम एक चीज सीखेंगे, फिर वो दूसरे में क्या होगा, जुड़ जाएगा, फिर तीसरे से हम जोड़ते जाएंगे और चीजों को सीखते जाएंगे। जैसे कि कोई भी हमने स्किल सीखी होगी तो उसमें चेनिंग ही होती है। एक चीज सीखा, कुछ और सीखा, लिंक किया। जैसे साइकिल चलाना में कैसे सिखाया गया था, पहले बैलेंसिंग व्हील्स लगाई गई थी ताकि हम सिर्फ हैंडल को पकड़ के हैंडल बैलेंस करना हमें आ जाए, मतलब हैंडल को संभालना आ जाए, पैडल मारना आ जाए। फिर बैलेंसिंग व्हील निकाली गई थी जब हमें ये दो काम आ गया था। तो एक सीरीज में हमको चीजें सिखाई गई थी, सीक्वेंस में चीजें सिखाई गई थी। तो ये आपका चेनिंग हो गया। ठीक है, चेनिंग किसके लिए होता है, आई विल रिपीट, स्किल सिखाने के लिए हम चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्बल एसोसिएशन। गैगनी के अंदर जो नेक्स्ट होता है हमारा लर्निंग, वो है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन लैंग्वेज के लिए होता है, भाषा को डेवलप करने के लिए होता है, और ये बिल्कुल चेनिंग जैसा है। ये बिल्कुल आपका क्या है, चेनिंग जैसा है। फर्क क्या होता है, चेनिंग हम यूज करते हैं स्किल्स के लिए और वर्बल एसोसिएशन हम क्यों यूज करते हैं, लैंग्वेज के लिए। तो कोई भी लैंग्वेज सिखानी है तो सबसे पहले क्या होगा, हमने इंग्लिश कैसे सीखी, हमने हिंदी कैसे सीखा, हाँ जी। सो रिजल्ट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ना, रिजल्ट्स आपके सेकंड हाफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड यस स्टे ट्यून्ड, आपको हम नोटिफाई भी कर देंगे। अब देखो कि आपका जब हमने भाषा कोई भी सीखी हो तो कैसे सीखा था, जब आप छोटे थे आपको पहले ABCD पढ़ाया गया था, फिर आपको एप्पल बॉल ऐसे छोटे छोटे से वर्ड सिखाए गए थे, कलर्स सिखाया गया था, रेड ब्लू ग्रीन। अब आपके सामने अचानक से अगर रेड बॉल आ जाए, ठीक है, छोटा बच्चा है, उसने रेड कलर भी सीखा हुआ है और उसने ये भी सीखा है कि बी फॉर बॉल होता है। अब अगर वो ये बॉल देखेगा तो बच्चा क्या बोलेगा, उसको रेड भी आता है, उसको रेड भी आता है और उसको बॉल भी आता है, तो बच्चा बोलेगा रेड बॉल। उसने जो दो अलग अलग जगह चीजों को सीखा है उसको जोड़ता जाएगा। और इसी तरह से हम भाषा सीखते हैं ना, इसी तरह से हम भाषा सीखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्बल एसोसिएशन। एम आई क्लियर, क्या मैं क्लियर, क्या ये क्लियर है सबको? हाँ, तो ये जो चार आपने पढ़ा ना, ये जो अभी आपने चार पढ़ा, गैगने ने इसको क्या बोला है, गैगने ने इनको बोला है लोअर लेवल लर्निंग, निचले स्तर की लर्निंग। और ये जुड़ी हुई है किससे, बिहेवियर से। ये किसने बोला, गैगने ने। ये आपके व्यवहार, ये आपके बिहेवियर से जुड़ी है, ये गैगने ने बोला। ठीक है, ये लोअर लेवल लर्निंग हमारी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हायर लेवल लर्निंग है गैगने के अकॉर्डिंग, वो क्या है। तो ये चार के बाद गैगने ने बोला कि जो हमारी हायर लेवल लर्निंग होती है वो होती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेट कर पाना। ठीक है, दो एक जैसी दिखने वाली चीजों के बीच में भी हम क्या कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेवल होगा विच इज डिस्क्रिमिनेशन, कि हम सिमिलर चीजों को देख के, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कार पता है या बच्चे को बॉल, अभी हमने बॉल की एग्जाम्पल ली है, बॉल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने रेड बॉल पढ़ा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा, चीजों को समझने लगेगा ना, कौन सी बास्केटबॉल होती है, कौन सी हमारी क्रिकेट की बॉल होती है, तो कौन सी वॉलीबॉल होती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक जैसी दिखने वाली चीजों के को भी हम डिफ्रेंशिएट करने लग जाएंगे, ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है। इसके बाद क्या होता है, हमको याद होता है उसके कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है,
कॉन्सेप्ट मतलब सिंपली आइडिया, जैसे हम बोलते हैं ना यूजीसी नेट के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि आपको आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस आप रट के मत जाओ या क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के मत जाओ, मीनिंग पता होना चाहिए क्या है कैसे है, तो ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है। एंड आफ्टर कंसेप्चुअल लर्निंग होता है हमारा कि हमको रूल्स फिर क्लियर हो रहे हैं, रूल लर्निंग हो रही है हमारी, रूल हमको याद हो रहा है कहाँ पे क्या हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्यों उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, हर एक चीज के पीछे रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हमने पढ़ा है, इंग्लिश में अलग अलग रूल्स हैं, हमें पता है पास्ट का मतलब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स पता है। अब हर एक कॉन्सेप्ट के अपने रूल होंगे, जैसे पास्ट टेंस में क्या रूल हमें यूज करना है, प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करना है रूल, तो वो हमारे रूल लर्निंग होती है। एंड उसी के हेल्प से क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट जो आपकी लेवल होगी गैगने में वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हाँ जी शुभांशी, क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में, प्लीज लेट मी नो। प्लीज एक बार अपने साइड से रिफ्रेश करके भी चेक कर लेना। हाँ जी क्लियर है। ओके ग्रेट, चलो इसको अब याद करोगे आप। ठीक है, याद कैसे करोगे, ये सिंपली याद कर लेना, या एक्रोनिम में एक छोटा सा मैंने बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा, ये जो चार मैंने लर्निंग बताई है, ये गैगने ने बोला ये हायर लेवल लर्निंग होती है। ठीक है, एक छोटा सा एक्रोनिम है मैंने बनाया है, आप उसके हेल्प से भी इसको याद कर सकते हो। सबसे पहला आता है आपका सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स SS, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सोशल साइंस, SS मतलब सोशल साइंस। फिर क्या होता है आपका C होता है चेनिंग। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, सोशल साइंस, C फॉर केमिस्ट्री कर लो इसको। ठीक है, केमिस्ट्री। फिर आपका क्या आता है, वर्बल एसोसिएशन आता है, तो हम इसको करेंगे वेरी D। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, यहां तक याद हो गया। सबसे पहला आपका हो गया सिग्नल रिस्पॉन्स, फिर आपका हो गया सिग्नल लर्निंग, फिर आपका हो गया स्टिमुलस तो सोशल साइंस, C इज चेनिंग तो केमिस्ट्री, V फॉर वर्बल तो वेरी हार्ड या वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कम, C आपका कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर आप बना सकते हो कम। R है रूल, तो कम लेट्स रूल सम प्लान। ठीक है, रूल सम प्लान मतलब मेक सम प्लान, मेक सम प्लान टू स्टडी। ये बहुत डिफिकल्ट है, चलो कुछ प्लान बनाते हैं जिससे हम क्या कर सके, इसको पढ़ सके। तो आप प्लीज सेंड मी योर CV, हाँ इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो ये मेरा एक्रोनिम है, मैंने बनाया है, इसके हेल्प से भी, क्योंकि फिर से सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये आपका 2023 मार्च का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है सीक्वेंस पे, कि कौन सा इमीडिएटली प्रीसीड्स कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग के तुरंत पहले कौन सा आता है। तो सीक्वेंस तो एनी हाउ हमें याद होना चाहिए। अब हमें सीक्वेंस याद करने के लिए कुछ तो तरीका लगाना होगा, तो आप वही याद कर लो, सोशल साइंस, फिर सोशल साइंस हो गया, केमिस्ट्री वेरी डिफिकल्ट, कम, लेट्स रूल सम प्लान। तो कॉन्सेप्ट से पहला कौन सा होगा, D होगा। कॉन्सेप्ट से पहला आपका हो गया डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है, क्लियर है। C नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से पहले हमारा है, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग। किधर लिख दिया मैंने, हाँ जी, विच इमीडिएटली प्रीसीड्स कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये आपका कॉन्सेप्ट है, और ये डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने कुछ, अच्छा मैं ऊपर से लिख रही थी, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गई। हाँ, मैं यहाँ, ये कॉन्सेप्ट है, फिर कॉन्सेप्ट से जस्ट पहले डिस्क्रिमिनेशन आता है। ओके, D इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चले, तो D इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा एक और गैगने के अंदर एक और चीज बच गई है। गैगने ने 3 चीजें दी थी, अभी गैगने ही नहीं खत्म हो पा रहे हैं हमारा, है ना।
तो गैगने ने 3 चीजें दी थी, और थर्ड उनका क्या है, 9 इंस्ट्रक्शंस। 9 इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताया कि पढ़ाते कैसे हैं, अगर हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो कैसे पढ़ाना है। तो जब आप टीचर्स बनोगे, जब आप प्रोफेसर्स बनोगे नॉट ओनली जस्ट टीचर्स, जब प्रोफेसर्स बनोगे तो आप इसी तरह से बच्चों को पढ़ाओगे। कैसे? सबसे पहले होगा बच्चे का अटेंशन गेन करोगे। अटेंशन गेन करना, क्लास में जाना, बच्चों को बोलना कि वी आर गोइंग टू स्टडी सो एंड सो, हम ये पढ़ने जा रहे हैं क्लास में। आपने या आप सिंपली बच्चों से बोलोगे हेलो एवरीवन, नाउ यस लेट मी नो कि आप सब तैयार हो पढ़ने के लिए वन अमेजिंग टॉपिक। तो आपने बच्चे को क्या किया, बच्चे का अटेंशन अपने तरफ किया, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही टीचर निकलता है क्लास से, क्या होता है, बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, कुछ दूसरी चीजों में लग जाते हैं। तो जब आप एज अ टीचर क्लास में आओगे तो आपको सबसे पहले बच्चे को रिकलेक्ट करना है, बच्चे को तैयार करना है कि कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो। एंड नेक्स्ट होगा आप उनको ऑब्जेक्टिव बताओगे कि क्या पढ़ोगे। ठीक है, बच्चे को बताओगे क्या पढ़ोगे, पहले बच्चे को अटेंटिव किया, फिर आपने बच्चे को बताया कि भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर आप उसको उसकी जो प्रीवियस नॉलेज होगी उसको रिकॉल करो, प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करो। इसका मतलब है बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछो, बच्चे को देखो क्या आता है उनको, ठीक है, क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो आपने उनकी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल किया, इसके बाद क्या होगा, अब आप उनको पढ़ाओगे। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टीच, ठीक है, यहां पर है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, बच्चे को पढ़ाओगे। और फिर गाइडेंस, बच्चे को जहां पर भी दिक्कत आ रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मुझे बताओ, अच्छा जिसको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, क्लास के बाद टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूंगी कि पीडीएफ आपको मिल जाए, ठीक है, तो वहां पे पढ़ लेना आप। अभी के लिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सुनो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में जो दिक्कत आ रही है मैं उसको गाइड कर रही हूँ ना, ये ऐसे नहीं ऐसे, तो वही हो गया आपका कि प्रोवाइड गाइडेंस, बच्चे को गाइड करते चलो, जो दिक्कत आ रही है वो दूर करते चलो। फिर बच्चे की परफॉर्मेंस एलिसिट, परफॉर्मेंस एलिसिट करने का मतलब है बच्चों से आप कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो कैसा आंसर कर रहे हैं उसके बेसिस पे फीडबैक दो। परफॉर्मेंस को उनके इवैल्यूएट करो, जब आपने टॉपिक पढ़ा लिया है ना तो आप उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे। एनहांसिंग रिटेंशन, रिवाइज कराते चलो बच्चे को। और बच्चे को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जैसे यहाँ पर टीचर ने प्रीवियस नॉलेज आपसे पूछी कि आपको कितना आता है, क्वेश्चन पूछा, फिर उसी से रिलेट करके आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो इसी तरह से आप एक टॉपिक के बाद जब दूसरा टॉपिक पढ़ाओगे तो क्या करोगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कराओगे, मतलब बच्चे अप्लाई कर पा रहे हैं टॉपिक को, जनरलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, एनहांसिंग रिटेंशन। येलो वाला नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये देखो येलो वाला सबसे पहले यहाँ पर क्या है, गेनिंग अटेंशन। आप क्या करोगे क्लास में, सबसे पहले बच्चे को आके, वो बच्चा जिसका ध्यान इधर उधर लग गया है टीचर के निकलते ही, हम करते थे ना कि टीचर गया, एक दूसरे के पास पहुंच गए, सीट से निकल गए अपने, लेकिन जब टीचर वापस आता था तो टीचर हैज टू गेट द अटेंशन बैक, कि बच्चा उसकी बात सुने, फिर आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले अटेंशन गेन करो, फिर आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म दी ऑब्जेक्टिव्स, क्या पढ़ोगे आज ये बताओ, और फिर पढ़ाना शुरू कर दो, प्रीवियस नॉलेज फिर पढ़ाओ, ठीक है। सो ये हो गया आपका सीक्वेंस, क्लियर है। येलो स्लाइड नॉट विजिबल, येलो स्लाइड मैंने लिख दिया, कोई और दिक्कत हो तो बता दो। ओके चलो, हाँ जी, तो चले, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, गैग्ने पढ़ लिया, सिम्पसन पढ़ लिया, ब्लूम पढ़ लिया, छोटा सा है सोलो टैक्सोनॉमी, इसको भी मैं पढ़ा देती हूँ। 1982 में आया बाय केविन कॉलिंस एंड जॉन बिग्स। फुल फॉर्म क्या है इसका, ये आपसे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म के ऊपर। तो फुल फॉर्म है सोलो का स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम मतलब क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसका आउटकम मिलता है ना, लर्निंग आउटकम मतलब लर्निंग के रिजल्ट्स। लर्निंग के रिजल्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बच्चा पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट उसको पढ़ा रहे हो उसके बाद क्या होगा। तो आपको सोलो टैक्सोनॉमी में लर्निंग आउटकम के स्ट्रक्चर को बताया गया है।
इसके अंदर बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसको लेवल्स में रखा गया, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब एकदम स्टार्टिंग में बच्चा क्या कर पाता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, किस तरह से उसकी लर्निंग होती है, सोलो टैक्सोनॉमी में हमको ये बताया गया है। अगर हम सोलो टैक्सोनॉमी के डिफरेंट स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहला आपका आता है प्री स्ट्रक्चरल। परेशान मत होना, नहीं दिख रहा है तो भी मैं लिख के बताऊंगी आपको, तो आप सिर्फ अभी समझ लो इसको जो मैं बोल रही हूँ। प्री स्ट्रक्चरल लेवल होता है, दैट मीन्स अभी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, बच्चा नोज नथिंग। कहीं पर तो हम ऐसा शुरू करते हैं ना, कहीं पर तो कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं आता, कुछ तो ऐसी चीजें होती है हमें बिल्कुल नहीं आती, बट हाँ उसको हम सीखते हैं, फिर हमें वो आता है। तो पहला हो गया हमारा क्या, प्री स्ट्रक्चरल लेवल, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर हो गया आपका यूनि स्ट्रक्चरल लेवल, हमें कुछ कुछ आने आता है, कुछ कुछ मतलब हमें एक चीज पता चल गई। फिर मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल होती है, हमें कई सारी चीजें पता चल गई उस कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर हमने सबको रिलेट किया ताकि हमें अच्छे से उसकी समझ लग जाए, और फिर क्या होगा, हम उसको अप्लाई करते हैं। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्शन होता है जिसको जनरलाइज बोलते हो, सिमिलर सिचुएशन में आप उसको लगा पाओगे। शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें सोलो टैक्सोनॉमी, मान लो आपको बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो आपका प्री स्ट्रक्चरल लेवल था। फिर मैंने आपको बताया सोलो टैक्सोनॉमी का फुल फॉर्म, तो एक चीज पता चली। फिर मैंने आपको अभी बताया जैसे प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, तो आपको एक एक लेवल का मतलब पता चला। अभी तक इतना ही पता है ना, तो अभी तक आप कहाँ पहुंच चुके हो, मल्टी स्ट्रक्चरल। अभी आपको हर एक लेवल का पता चला। तो सबसे पहले कुछ नहीं पता था, फिर एक चीज पता चली सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, फिर उसके बारे में कई चीजें पता चली कि उसके ये 5 लेवल्स हैं। अब जब समझ जाओगे तो रिलेशन भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ हम कैसे जा रहे हैं, तो सब में क्या रिलेशन है, ये रिलेशनल लेवल हो गई। अब जब आप समझ जाओगे तो क्या इस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, जब आप समझ गए हो उसको बहुत अच्छे से, तो क्या इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, आंसर इज यस। तो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्शन हो गया कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर हमने क्या किया, उसको जनरलाइज किया, हमने अलग अलग जगह उसको यूज किया। तो ये सिर्फ नर्सरी नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपका एग्जाम्पल बताया कि सोलो में आपको कुछ नहीं पता था, ये आपकी प्री स्ट्रक्चरल लेवल है। एक चीज पता चली यूनि, कई चीजें पता चली आपकी मल्टी, फिर रिलेशन पता चला कि आपस में जो हमें नॉलेज है उसमें रिलेशन क्या है, ये रिलेशनल लेवल है। फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आया उसको सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब अपनी नॉलेज को आप अलग अलग जगह अप्लाई कर पा रहे हो, ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे, तो हमने एक गाना सुना है ना, बुमरो बुमरो, तो उसको हम पुमरे कर लेंगे, ठीक है, पुमरे पुमरे कर लेंगे। P for pre-structural, U for uni, M for multi, R for relational and E for extended abstraction level. क्लियर है, क्लियर है सबको? अंजना मेरे नाम से ढूंढ लेना, मिल जाएगा। अरे भाई, कभी कभी पेन नहीं दिखती है, कभी जो है स्क्रीन नहीं दिखती है। चलो, यहां मैंने लिखा है नोज नथिंग, यहाँ है वन, यहाँ है मेनी, यहाँ है रिलेट, यहाँ है अप्लाई जो जनरलाइज है। क्वेश्चन है, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था कि व्हाइट पे येलो से लिख रही हूँ, आपको दिक्कत आएगी, बट अभी क्लियर है ना? हाँ, बुमरो बिकम्स पुमरे, यस, ये हमने हमारे क्लास में बना लिया, ठीक है। चलो बताओ, क्लियर है सबको? हाँ जी, तो देखें, अभी देखो, अगर हम ये बात करें तो प्री स्ट्रक्चरल में बच्चे को कुछ नहीं आता, फिर आपका यूनि स्ट्रक्चरल होगा, उसको एक चीज आती है। मल्टीपल में आपको मल्टीपल चीजें, कई चीजें पता होंगी, रिलेट कर पा रहे हो। और फिर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्शन कि आप अनएक्सपेक्टेड आपको पता नहीं था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन में भी अपनी नॉलेज को अप्लाई किया, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल में। इसी के साथ होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग खत्म। समरी, यस, ठीक है। अगर हम बात करें समरी की, तो हमने जो पढ़ा है फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आई होप रेडी हो पढ़ने के लिए, ठीक है, समरी देखने के लिए। तो ब्लूम हमने पढ़ा सबसे पहले, और ब्लूम के अंदर क्या होता है हमारा, 3 डोमेन हमने पढ़ा, कैप,
कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन का जो हमारा सीक्वेंस है वो होगा KC A2SE। फिर हमने अफेक्टिव डोमेन पढ़ा जिसके अंदर हमने पढ़ा R2VOC। फिर हमने पढ़ा साइकोमोटर डोमेन जो कि होगा हमारा इम्पान, कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है ओमपान। इसके बाद हमने सिम्पसन पढ़ा। सिम्पसन में हमने क्या पढ़ा कि हमारे साइकोमोटर डोमेन के 6 लेवल्स होंगे, ये सिम्पसन ने बोला। कैसे हम किसी स्किल को पढ़ाएंगे या सिखाएंगे, तो सबसे पहला बच्चा होता है अवेयर, ठीक है। इसके बाद रेडी टू एक्ट, काम करने के लिए आप उसको तैयार करोगे, आप उसको बोलोगे चलो अब आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, गाइडेड रिस्पॉन्स होगा। जब बच्चा वो काम करेगा तो आप उसको गाइड करोगे, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ठीक है। अब क्या होगा, बेसिक प्रोफिशिएंसी उसकी डेवलप होगी, थोड़ा थोड़ा उसको आ जाएगा वो काम करना, बेसिक चीजें आ जाएंगी। अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं हुआ है, बेसिक चीजें आ गई हैं, अब वो एक्सपर्ट हो गया है, ठीक है। क्या पढ़ा था एक्सपर्ट के अंदर, जल्दी से मुझे बताओ, एक्सपर्ट वाला नाम, ठीक है। अभी क्या होगा, वो बिल्कुल क्या हो गया है, वो कुछ नया कर पा रहा है, ओरिजिनेट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, पहले मुझे बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया, और लास्ट पॉइंट क्या होगा सिम्पसन का। अभी तक मुझे नहीं मिला आंसर। देखो, अडेप्टेशन होगा, ओरिजिनेशन लास्ट होता है, यहां पर होगा एक्सपर्ट बन गया है अडेप्टेशन, फिर लास्ट होगा ओरिजिनेशन। अब वो ओरिजिनेट करेगा क्या, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव हो जाएगा। फिर गैग्ने पढ़ा, और गैग्ने में हमने 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या, टैक्सोनॉमी गैग्ने की, हमने पढ़ा लर्निंग के लेवल्स, और हमने क्या पढ़ा गैग्ने के इंस्ट्रक्शंस, 9 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। टैक्सोनॉमी में वही 3 चीज, वही 3 बातें, CAP। कॉग्निटिव में इनके 3 चीजें आएंगी, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव और वर्बल, ICV। अफेक्टिव में एटीट्यूड आएगा, यहाँ मोटर स्किल आएगी। 9 लर्निंग पढ़ी, जिसको हम फिर से पढ़ेंगे अपने एक्रोनिम के साथ, कि सोशल साइंस केमिस्ट्री वेरी डिफिकल्ट, कम लेट्स रूल, प्लान बनाते हैं, ठीक है। ये 9 या 8 आपके लेवल्स हैं। और इंस्ट्रक्शन वही हो गया कि भाई अटेंशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर आप उसकी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करो, फिर आप उसको पढ़ाओगे, टीच करोगे, फिर आप उसको गाइड करते चलोगे, जहां पर भी उसको दिक्कत आ रही है, जो नहीं समझ में आ रहा है, गाइड करो, फिर परफॉर्मेंस एलिसिट करो, फिर आप क्या करोगे, फीडबैक दोगे, फिर आप क्या करोगे, फीडबैक देने के बाद इवैल्यूएट करोगे उसकी परफॉर्मेंस को, और ट्रांसफर होगा, रिवाइज कराओगे और ट्रांसफर करोगे। और सोलो के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं बची है, बट हाँ हमने अभी याद किया है सोलो टैक्सोनॉमी में पुमरे, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, और एक छोटा सा क्वेश्चन देके जाऊंगी मैं यहाँ पे, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। होमवर्क है आपका, तो इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए कमेंट्स में, ठीक है। तो कौन सा गैग्ने के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लर्निंग नहीं है, यहाँ आंसर मुझे नहीं चाहिए, मैं कमेंट्स में वेट करूंगी। तो यस, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड यस, रिवाइज कर लेना कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से, मेक श्योर कि छोटे छोटे से नोट्स बनाओ, क्योंकि अब दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं आएगा। मतलब आप ये सोचो कि चलो ऑब्जेक्टिव्स बाद में पढ़ लेंगे, तो इतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा आपका सिलेबस है कि एक टॉपिक जहां मिल रहा है वहीं पर पढ़ के उसके नोट्स बना के उसको खत्म करो। दोबारा पढ़ लूंगी, कल देखूंगी, वो वाला टाइम नहीं आता, इसलिए मेक श्योर यू डू इट नाउ, यू डू इट टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय।